तो हमने आपको एक्सरसाइज 6.1 पिछले वीडियो में बताई। कुछ सवाल हमने छोड़ भी दिए हैं आपको करने के लिए, अभ्यास के लिए, और वो आप अपने आप करना, नहीं करें पाए तो हमको बताएं। आज अब इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 6.2 लगाएंगे, जिसमें हमको जानना है वर्धमान और ह्रासमान। तो वर्धमान फलन, तो फलन आपको मालूम होगा, किसी भी फलन को हम लोग y से भी लिखते हैं और f(x) से ही लिखते हैं। f(x) बराबर y होता है, ये आपको पता है। तो हम लोग इस एक्सरसाइज में क्या करेंगे, अभी तक हम लोग सवाल लगाते रहे, उनमें जो है y बराबर फलन लिखते थे और dy/dx लिखते थे। इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या करें, y बराबर ना लिख करके f(x) बराबर लिखेंगे, मतलब y बराबर लिखें चाहे f(x) बराबर लिखें, एक ही बात है। तो हम लोग क्या करें, सुविधा की दृष्टि से y बराबर नहीं लिख करके f(x) बराबर लिखेंगे और dy/dx बच्चों, dy/dx जो होता है वो f'(x) होता है। ये हमने आपको ऐसा पीछे बताया है, जिसको नहीं मालूम हो वो जान ले कि अगर y बराबर f(x) है तो dy/dx बराबर f'(x) होता है बच्चों। तो हमको क्या करना है, फलन को, जो फलन दिया हुआ है वो f(x) के रूप में दिया हुआ है और उसको अवकलन कर देना है उस फलन को, तो वो बन जाएगा f'(x). अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर f'(x) की वैल्यू 0 से ज्यादा आती है, 0 से ज्यादा, तो वर्धमान, 0 से ज्यादा होने पर क्या है, वर्धमान, और कैसा वर्धमान है, निरंतर वर्धमान। ठीक है। और अगर f'(x) की वैल्यू 0 से कम आती है, मतलब 0 से ज्यादा आने का मतलब है पॉजिटिव बच्चों, और 0 से कम आने का मतलब है निगेटिव। अगर निगेटिव आती है तो ह्रासमान। तो इसको हम लोग कहेंगे निरंतर, कोई फार्मूले नहीं, बहुत ही सरल बात है, ये कहलाएगा निरंतर वर्धमान। ठीक है बच्चों। और शेष पुरानी प्रॉपर्टी जो पढ़ चुके हैं वो लगेंगी हैं, और इसमें लिखेंगे निरंतर ह्रासमान। तो दो ही बातें आपको याद करनी है, फलन को अवकलन कर लेना है, और फिर हम उस फलन में देखेंगे कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या ये वैल्यू निगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो वर्धमान कह देंगे और निगेटिव है तो ह्रासमान कह देंगे। आगे थोड़े बड़े फलन हो जाएंगे तो हम लोग उसके अंतराल बनाएंगे, अंतराल के बारे में आपको जानकारी है ये है। तो हम लोग इतना ही सूत्र है इसमें। तो सवाल पहला शुरू करते थे, कितना बढ़िया है सवाल। ये लिखा है हमने, फलन f(x) बराबर 3x + 17 है। तो उन्होंने सिद्ध करवाया बच्चों, ये लिखा है, सिद्ध कीजिए कि r पर फलन f(x) बराबर 3x + 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। तो कितने सरल है। हम लोग क्या करें यहाँ पर, भाई x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसको dy/dx ना लिख कर क्या लिखेंगे, f'(x) बराबर 3 × x का 1 होता है 17 का 0। तो इसका मान f'(x) का मान आपका आ गया 3। f'(x) की वैल्यू आ गई 3 बच्चों। अब देखो x की वैल्यू आप चाहे इसमें कोई से रखें, 3 से हट करके नहीं जाएगी। तो इसके माने 3 का मतलब है ये क्या है, 3 संख्या धनात्मक है, तो पॉजिटिव लिख दोगे आप। तो आप लिख दोगे, इसलिए x अवयव है r के लिए, r के लिए माने सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, क्योंकि x का मान चाहे जो रखोगे, यहाँ पे x जब है नहीं तो 3 से हट के ही नहीं मान जाएगा। तो इसलिए हम लोग x बराबर r के लिए लिख देंगे, x बराबर r के लिए फलन निरंतर वर्धमान है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। दूसरा देखो हम और लिख देते हैं, छोटे सा है यहाँ पर भी, वो भी f(x) बराबर है e⁻²x। ये भी सिद्ध करवा रहा है, ये पूछ रहे हैं कि, ये भी सिद्ध करवा रहे हैं कि बताओ कि सिद्ध कीजिए कि r पर फलन
ये भी निरंतर वर्तमान है। देखो ये कैसे वर्तमान है, इसमें भी हम लोग लिखेंगे भाई x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये देखो बच्चों f डैश x बराबर e की घात 2x है, इसके आगे d बटे dx, ये नीच फलन है, d बटे dx e की घात 2x है। तो e की घात 2x का बच्चों अवकलन e की घात 2x होता है। 2x स्वयं में फलन है तो इसका पुनः होगा है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, देखो f डैश x बराबर e की घात 2x का अवकलन e की घात 2x और d बटे dx 2x। तो 2x का बच्चों क्या हो जाएगा 2, f डैश x की वैल्यू आएगी 2 e की घात 2x। अब देखो बच्चों, क्योंकि ये चरघातांकी फलन है, घात पर x है इसमें, तो घात पर x की वैल्यू प्लस की लगाओगे तो घात माइनस की होगी, ना कि फलन माइनस का हो जाएगा बच्चों। जैसे देखो हम x की वैल्यू अगर 1 लगाएं माइनस की, तो ये e की घात -2 बन जाएगा। तो इसको अगर हम लोग चाहें तो 1 बटे ई स्क्वायर लिख देंगे, तो इसके प्लस पर कोई प्रभाव नहीं आता है माइनस घात आने पर। जब x चर जो है वो किसी उस पर जो है एक्सपोनेंशियल पर घात रूप में लिखा रहेगा, तो उसका मान सदैव धनात्मक ही रहेगा। मतलब घात ऋण होने पर बटे में ले जाओ वो तो घात धन हो जाती है, इसके माने फलन जो है ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो इसलिए हमने जांच करी, देखो x की वैल्यू 1 माइनस की लगाई तो ये पॉजिटिव है रहा, माइनस नहीं गया। अगर इसकी पॉजिटिव लगाओ तो पॉजिटिव रहेगा। तो x की वैल्यू धन लगाने पर भी ये मान धन आएगा, देखो, और x की वैल्यू ऋण लगाने पर भी ये धन आएगा। है पहचान में आ रहा होगा अब आपके बच्चों। तो अगर x की वैल्यू ऋण लगा दें तो इसका मान आगे ऐसे नहीं हो जाएगा जब ऋण हो जाए, ये नहीं होगा बच्चों, सदैव क्या रहेगा धन रहेगा जी। सही है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर बराबर पॉजिटिव है, ये पहचान लिए होंगे। तो पॉजिटिव है तो हम लोग लिख देंगे ऐसा है, x की कोई वैल्यू लगाए तब भी ये पॉजिटिव, तो लिखेंगे x बराबर r पर, x सदैव r पर फलन निरंतर वर्तमान है। इस तरह से बच्चों आ जाएगा ये फलन। एक सवाल और लिखते हैं बच्चों, देखो बच्चों ये सवाल है तीसरा, f(x) बराबर sin x। इसमें जो है 2 सवाल पूछ रहे हैं, इसमें 3 बल्कि 2 नहीं 3। एक तो है a, अंतराल दिया हुआ है इसमें, क्योंकि ये त्रिकोणमितीय फलन है तो ये अंतरालों से ही हल होते हैं। ये सदैव धन या सदैव ऋण नहीं होते फलन, आपको पता होगा। देखो अभी बताएंगे विस्तार से हम। लिखा है 0, π/2, ये अंतराल दिया तो में निरंतर वर्तमान में निरंतर वर्तमान बी है π/2 से पाई, π/2 से पाई में निरंतर ह्रासमान। और तीसरा अंतराल है 0, π में न वर्तमान और न ह्रासमान। तो पहले आपको हम ये अंतराल के बारे में त्रिकोणमितीय जानकारी दें। इसमें आपको पिछली कक्षाओं में लगातार चतुर्थांश पढ़ाए गए थे। ये पहला चतुर्थांश कहलाता है बच्चों, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा बच्चों है। इसका जो एरिया है ये 0 से 90 अंश तक है। इसका जो एरिया है 90 से 180 अंश तक है। और इसका जो एरिया है तो 180 से
270 तक है और इसका 270 अंश से 360 तक है। मतलब इसके माने ये कहेंगे कि 0 से π/2 है ये एरिया पहला वाला, और ये π/2 से पाई है, और ये पाई से 3π/2 है, और ये 3π/2 से 2π है ये है। अब इसके बाद आपको ये जानकारी है कि इसमें तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस होते हैं, अब इसमें साइन प्लस होता है साइन, और बाकी सब माइनस। अब इसमें टेन प्लस होता है, बाकी सब माइनस, और इसमें कॉस प्लस होता है। और एक चीज और, साइन का उल्टा कॉसेक और इसमें प्लस होता है, और इसमें टेन का उल्टा कॉट होता है प्लस, इसमें कॉस का उल्टा सेक प्लस होता है, और सब माइनस होते हैं, और इसमें सभी प्लस होते हैं बच्चों है। अब हम लोग इसी चतुर्थांश की उससे देखेंगे तभी क्लियर हो जाएगी बात है। तो हम लोग पहला काम क्या करें, इसको अवकलन करें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो इसका f डैश x बनेगा, और साइन x का बच्चों अवकलन होता है cos x। तो ये फलन f डैश x बराबर आ गया cos x। तो देखो बच्चों x अवयव है, पहले हम लोग कितना लें 0 से π/2, अंतराल हमारा है 0 से π/2। देखो बच्चों ये अंतराल खुला अंतराल है, मतलब खुले अंतराल के बारे में आपको जानकारी होगी। और एक बंद अंतराल होता है, खुले अंतराल का ये नियम है कि इसमें ना तो 0 शामिल है ना π/2 शामिल है, बल्कि 0 और π/2 के बीच के मान शामिल हैं जो है। तो 0 भी नहीं शामिल है इसमें, और π/2 भी नहीं शामिल है, बल्कि 0 और π/2 के बीच के मान शामिल हैं। तो 0 से π/2 वाला जो चतुर्थांश है वो पहला है, और पहले चतुर्थांश में चूंकि सभी प्लस के होते हैं तो जो cos x क्या रहेगा बच्चों, ये प्लस का रहेगा 0 से π/2 में। तो हम लोग लिख देंगे x अवयव 0, π/2 पर f डैश x बड़ा 0 रहेगा है। बड़ा 0 का मतलब है पॉजिटिव, तो क्या लिख दोगे, आता है x अवयव है 0, π/2 पर फलन निरंतर वर्तमान है। इसमें कुछ भी करना ही नहीं बच्चों, बहुत ही सरल है। अब दूसरा लो अंतराल x अवयव है π/2 से पाई। अब की बार π/2 से पाई है, π/2 से पाई बच्चों देखो ये दूसरा चतुर्थांश है, क्योंकि फलन f डैश x का मान cos x है। cos x की वैल्यू बच्चों दूसरे चतुर्थांश में प्लस नहीं होती है, सदैव क्या होती है माइनस। तो हम लोग x अवयव π/2 से पाई माने कौन से चतुर्थांश में पूछना चाह रहे हैं, दूसरे में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पर लगाओगे, f डैश x कभी भी 0 से ज्यादा नहीं हो सकता, सदैव क्या होगा 0 से छोटा, क्योंकि ऋणात्मक है। तो हम लोग लगा देंगे यहाँ पर बराबर निगेटिव। तो जब निगेटिव आएगा बच्चों तो वो ह्रासमान है निरंतर। तो लिख दोगे, आता है x अवयव है π/2 पाई पर फलन निरंतर ह्रासमान है। अब एक चीज और आपको बच्चों बता दें, जब f डैश x बड़ा 0 या f डैश x छोटा 0 अगर इस तरह से फलन आता है तो ये निरंतर शब्द जोड़ा जाएगा, निरंतर। इसमें निरंतर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है f डैश x बड़ा और बराबर लगाए, f डैश x छोटा और बराबर लगाए। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो फलन है वो निरंतरता इसकी खत्म हो जाएगी, 0 हो जाएगा, वहां पर 0 जिस बिंदु पर हो जाएगा तो वहां पर रुक जाएगा वो, इसलिए ये निरंतर नहीं रहेगा, ये भी निरंतर नहीं रहेगा। निरंतर तभी रहेगा बच्चों, ये याद कर लो, जब उसके साथ या तो चिन्ह बड़ा लगा हो या फिर चिन्ह छोटा लगा हो। छोटा या बड़ा के साथ निरंतर वर्तमान, और छोटा और बराबर या बड़ा या बराबर लगा हुआ है तो निरंतर शब्द हट जाएगा, केवल वर्तमान या ह्रासमान रहेगा। ठीक है बच्चों। अब इसका तीसरा पार्ट एक और बचा 0, पाई। तो 0, पाई देखो बच्चों चतुर्थांश में
ये पहला चतुर्थांश और दूसरा चतुर्थांश दोनों को ले रहा है, तो यहां से यहां तक तो प्लस का कॉस होता है, यहां से यहां तक माइनस, तो प्लस वैल्यू और माइनस वैल्यू यहां से यहां तक बढ़ेगा, यहां से यहां तक घटेगा। तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते भाई, या तो फलन बढ़े या फलन घटे। और इसमें क्या होगा, यहां से यहां तक तो बढ़ेगा, वर्तमान रहेगा, यहां से यहां तक ह्रासमान रहेगा, तो आधा बढ़ेगा आधा घटेगा। तो इसलिए ये इसमें इसीलिए लिख दिया गया है इन्होंने 0, में ना वर्तमान है और ना ह्रासमान, क्योंकि आधा आधे हिस्से तक बढ़ेगा और आधे हिस्से बाद घटने लगेगा। और वर्तमान ह्रासमान उसी में निकाले जाते, या तो बढ़ता ही रहे तो वर्तमान, या फिर घटता जाए तो ह्रासमान। इसमें क्या होगा, आधा बढ़ेगा आधा घटेगा, इसलिए ना ये वर्तमान है ना ह्रासमान है। तो ये सी वाला सवाल बच्चों मतलब ऐसे ही लिख देंगे आप, क्योंकि 0, पे प्लस और माइनस दोनों कोस होते हैं, इसलिए ये नाम वर्तमान है ना ह्रासमान है। ठीक है बच्चों, यहीं तक, आगे अगले वीडियो बताएंगे। धन्यवाद।